हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम रग-बाय चैपल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म दिसंबर 24, 1822 इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ अप्रैल 15, 1888 में हुई थी। प्रोफेशन से वो एक पोएट, कल्चर क्रिटिक और इंस्पेक्टर थे स्कूल्स में। वो फेमस हैं क्योंकि वो एक विक्टोरियन पोएट रहे हैं जिन्होंने एक्सप्लोर किया है थीम जैसे रिलीजन, कल्चर, मॉरल पर्पस और ह्यूमन स्ट्रगल। उनका जो स्टाइल था वो रिफ्लेक्टिव था, मॉरल था और फिलोसफिकल था। वो अक्सर अपने काम में लिरिकल और मेडिटेटिव लैंग्वेज का यूज किया करते थे। दोस्तों, रग-बाय चैपल पब्लिश हुई है आर्नोल्ड की कलेक्शन एम्पेडोक्लस ऑफ एटना एंड अदर पोएम्स में इन 1852। ये पोएम लिरिकल है और उन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने फादर के लिए जिनकी डेथ हो गई थी। उनके फादर का नाम था डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड, जो कि फेमस हेडमास्टर थे रगबाय स्कूल के। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड फेमस हुए थे क्योंकि वो अपने पर्सनल ग्रीफ को फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन जो है लाइफ और सोसाइटी की, उससे ब्लेंड किया करते थे। दोस्तों, इस पोएम की थीम है मेमोरी एंड मॉर्निंग, क्योंकि ये पोएम उन्होंने लिखी थी एज अ ट्रिब्यूट अपने फादर को। ये दिखाती है दुख को भी और प्यार को भी। साथ ही साथ ये पोएम जो है लाइफ एज अ जर्नी के थीम को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आर्नोल्ड ने यूज किया है जर्नी और स्टॉर्म को एज अ मेटाफॉर दिखाने के लिए ह्यूमन स्ट्रगल और जो चैलेंजेस होते हैं जिंदगी में उसके लिए। साथ ही ये ऑर्डिनरी वर्सेस हीरोइक सोल को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पोएम में एक आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा ऑर्डिनरी वीक ह्यूमंस का हीरोइक मॉरली स्ट्रॉन्ग फिगर्स के साथ। साथ ही ये गाइडेंस और मॉरल लीडरशिप को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पोएम सेलिब्रेट करती है लीडर्स, टीचर्स और नोबल सोल्स को जो इंस्पायर करती है बाकी सबको। साथ ही इस पोएम में फेथ और होप का भी थीम है थ्रू हीरोइक फिगर्स। दोस्तों, इस पोएम का जो मूड है वो रिफ्लेक्टिव और एलेगिक है, हीरोइक और इंस्पायरिंग है, सोम्बर बट अपलिफ्टिंग है, साथ ही एपिक और विजनरी है। इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो इरेगुलर है। साथ ही साथ इस पोएम में कई बार हमें स्लैंट राइम्स भी देखने को मिलेगी। इस पोएम के जो मीटर है वो इनैबिक पेंटामीटर है, यानी कि 10 सिलेबल पर लाइन। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, coldly sadly descends the autumn evening, the fields strewn with its dank yellow drift of withered leaves and the elms fade into dimness apace। इन लाइनों पे यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑटम इवनिंग का एटमॉस्फेयर कैसा है। ठंडी और उदास शाम आ रही है, फील्ड पर येलो पत्ते बिखरे हुए हैं और एल्म्स के जो पेड़ हैं धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहे हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, साइलेंट हार्डली अ शाउट फ्रॉम अ फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि शाम का जो साइलेंस है उसको यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज भी बहुत कम सुनाई दे रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द लाइट्स कम आउट इन द स्ट्रीट इन द स्कूल रूम विंडोज बट कोल्ड सोलम अनलाइटेड ऑस्ट्रेज। यानी कि इन लाइनों में वो बता रहे हैं कि गलियों में लाइट्स जल रही हैं, स्कूल के क्लासरूम में भी रोशनी है, लेकिन जो चैपल है यानी कि मंदिर या चर्च है जैसी जो बिल्डिंग है वो खुद कोल्ड और सीरियस लगती है बिना किसी रोशनी के। आगे वो बोलते हैं, Through the gathering darkness arise the chapel walls in whose bound thou, my father, art laid। इन लाइनों में वो कह रहे हैं, अंधेरे में चैपल के वॉल्स दिखाई देते हैं जहाँ पोएट के फादर दफन है। ये लाइन काफी ज्यादा इमोशनल है। पोएट के फादर के लिए एक मॉर्निंग और रिस्पेक्ट दिखाती है ये लाइनें। आगे स्पीकर बोलते हैं, There thou dost lie in the gloom of the autumn evening, but ah, that word, gloom to my mind, brings thee back in the light। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि उनके फादर यहाँ ग्लूम यानी कि अंधेरे में लेटे हैं, लेकिन ग्लूम शब्द उनके दिमाग में अपोजिट इमेज भी लाता है, उनके फादर की ब्राइट और एनर्जेटिक यादें। आगे स्पीकर बोलते हैं, Of thy radiant vigor again in the gloom of November we passed, days not dark at thy side। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि उनके फादर की एनर्जी और चेयरफुलनेस पोएट को याद आती है।
नवंबर के अंधेरे में भी उनके साथ डेज ब्राइट और हैप्पी लगेंगे, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, Seasons impaired not the ray of thy buoyant cheerfulness clear, such thou wast, and I stand in the autumn evening and I think of bygone autumns with thee। इन लाइनों में वो कह रही हैं, टाइम या सीजन्स ने भी उनकी हैप्पीनेस और चेयरफुलनेस को कम नहीं किया है। ये पोएट को याद है और अब भी वो खड़ा है उनकी यादों के साथ। अब पोएट इस ऑटम इवनिंग में खड़े हैं और अपनी फादर के साथ गुजरे हुई ऑटम्स की यादों को याद कर रहे हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, 15 years have gone around since thou arose to tread in the summer morning the road of death at a call unforeseen sudden। यहाँ पोएट कहते हैं कि पिछले 15 साल हो गए हैं तब से जब उनके फादर अचानक मर गए थे। समर मॉर्निंग थी और ये डेथ का कॉल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और सडन था। आगे स्पीकर बोलते हैं, फॉर 15 years we who till then in thy shade rested as under the boughs of a mighty oak have endured sunshine and rain as we might bear unshaded alone। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि पहले पोएट और उनके लोग उस स्ट्रॉन्ग फिगर की प्रोटेक्शन में जैसे एक बड़े ओक ट्री के नीचे सेफ और शेडेड थे। अब 15 साल से उनके बिना वो जो है लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सनशाइन और रेन दोनों है, यानी कि लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी हो गई है और उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, यानी कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। किसी के भरोसे वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो लोनली है काफी। आगे वो बोलते हैं, लैकिंग द शेल्टर ऑफ दी। ये लाइन पूरी लोनलीनेस और एब्सेंस का समरी है। पोएट कहते हैं कि उनके शेल्टर यानी कि जो प्रोटेक्शन यानी उनके फादर के बिना सब कुछ मुश्किल हो गया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, O strong soul, by what shore tarriest thou now? For that foe surely have not been left vain. Somewhere surely afar, in the sounding labor house west, of being is practiced that strength, jealous, magnificent, firm। इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि वो अपने फादर से डायरेक्टली बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल अब कहाँ हो, किस शोर पर हो। लेकिन पोएट को यकीन है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है यानी कि फादर की जो स्ट्रेंथ है वो वेस्ट नहीं गई, वो कहीं ना कहीं अभी भी यूजफुल होगी, एक्टिव होगी। उसके बाद पोएट इमेजिन करते हैं कि कहीं दूर यूनिवर्स के वास्ट लेबर हाउस में यानी लाइफ के काम और स्ट्रगल्स में उनके स्ट्रॉन्ग सोल की एनर्जी अभी भी काम आ रही होगी, जो डेडिकेटेड होगी, हेल्पफुल होगी और स्ट्रांग होगी। दोस्तों ओवरऑल अभी तक हमने समझा है कि ये पोयम जो है लॉस और रिमेम्बरेंस पर है। पोएट रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके जो फादर है उनकी डेथ 15 साल पहले हो गई थी, जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी लाइफ में जो गाइडेंस थी, जो प्रोटेक्शन है, वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन पोएट कंफर्ट लेते हैं ये सोच के कि जो उनके फादर है उनकी स्ट्रेंथ अभी भी कहीं ना कहीं यूज में होगी, शायद यूनिवर्स के किसी काम में होगी और वो कभी वेस्ट नहीं हो पाएगी। आगे स्पीकर बोलते हैं, Yes, in some far shining sphere, conscious or not of the past, still thou performest the word of the spirited whom thou dost live, prompt, unweaved as here। यहाँ पे अब पोएट इमेजिन करते हैं कि उनके फादर अब एक फार शाइनिंग फेयर यानी कि शाइनिंग और हाई प्लेन में है, शायद हेवन या फिर कोई हायर रिलीफ। चाहे वो पास्ट के बारे में अभी भी वो अवेयर हो या ना हो, वो अभी भी स्पिरिट के काम को परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे जमीन पर करते थे, प्रॉम्प्ट और टायर्डलेस। आगे वो बोलते हैं, स्टिल thou unpraised with zeal the humble good from the ground, sternly repressed the bad, still like a trumpet those rouse those who with half open eyes। पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि अब भी उनके जो फादर है गुड को ही प्रमोट करते होंगे और इवल को रोकते होंगे और उन लोगों को जगाते हैं जो अभी भी सिर्फ हाफ कॉन्शियस है, यानी कि जो सही और गलत में अभी भी कंफ्यूज्ड है। ट्रम्पेट की तरह वो उन लोगों को वेकअप कॉल देते होंगे।
आगे स्पीकर बोलते हैं, ट्रेड द बॉर्डर लैंड dim, twixt vice and virtue revist. Socrates, this way thy work, this was thy life upon earth. यहाँ पे स्पीकर ये कह रहे हैं, ये लोग जो वाइस और वर्च्यू के बीच में हैं, उनको वो रिवाइव करते होंगे और हेल्प करते होंगे। यही उनका अर्थली वर्क भी था, यानी कि जब वो जिंदा थे, जब इस दुनिया में थे, तब भी वो ये काम करा करते थे, और वही उनका लाइफ का पर्पस भी था, लोगों की मदद करना। आगे स्पीकर बोलते हैं, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉडल मैन ऑन द अर्थ? मोस्ट मैन ईडी अबाउट हियर एंड देयर, ईट एंड ड्रिंक, chatter and love and hate, gather and squander, are raised aloft and hurled in the dust, striving blindly, achieving nothing. एंड दे डाई। अब पोएट कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ के साथ मोस्ट मैन का जो लाइफ क्योटिक है वो मीनिंगलेस है। कहाना, प्यार, नफरत, कलेक्ट करना, खर्च करना, ऊपर नीचे होना, स्ट्रगल करते हैं बिना पर्पस के और फिर मर जाते हैं। आगे स्पीकर कहते हैं, पैरिश एंड नो वन आस्क हु और व्हाट दे हैव बीन, मोर देन ही आस्क व्हाट वेव्स इन द मूनलिट solitude smiled of the midmost ocean have sword formed for the moment and gone. यहाँ पे वो बोल रहे हैं, ये लाइंस ऑर्डिनरी लाइफ की फ्यूटिलिटी को और एम्फसाइज करती है, जैसे वेव्स जो ओशन में आते हैं और चले जाते हैं। लोग भी जमीन पर आते हैं और चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थे, क्या थे। दोस्तों, ओवरऑल इस सेक्शन में यहाँ पर मैथ्यू ने ऑर्डिनरी ह्यूमन की लाइफ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल के लाइफ को कॉन्ट्रास्ट किया है। नॉर्मल ह्यूमंस क्योटिक और पर्पसलेस फॉरगेटेबल लाइफ जीते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल यानी कि जैसी की सोल पोएट के फादर की है, ऐसे लोगों की सोल का काम गुडनेस को, अच्छाई को स्प्रेड करना होता है, ईवल को रोकना होता है और ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करना होता है, अर्थ पर भी और शायद बाद में भी, आफ्टर लाइफ में भी। आगे स्पीकर कहते हैं, एंड देयर आर सम whom are thirst, ardent, unquenchable fires, not with the crowd to be spent, not without aim to go around, in a eddy of purposeless dust, effort, unmeaning and vain. पोएट कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होती है। ये लोग भीड़ के साथ मीनिंगलेस लाइफ जीना नहीं चाहते, ना ही बिना एम के घूमना चाहते हैं। आगे पोएट कहते हैं, ah yes, some of us strive, not without action to die, fruitless but something to snatch from dull oblivion, nor all glut the devouring grave. पोएट यहाँ पर इमोशनली कहते हैं, हाँ, हम में से कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, हम बिना कुछ किए मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेथ से पहले कुछ मीनिंगफुल अचीव कर लें, ताकि हम ऑब्लिवियन यानी कि भूल जाना का शिकार ना हो जाए, लोग हमें याद रखें। आगे वो बोलते हैं, we have chosen our path to be clear purpose goal, path of advance, but it leads a long steep journey through sunk gorges or mountains in snow. Cheerful friends which set forth, then on the height come the storm. इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं, प्राउडली बोल रहे हैं, कहते हैं, हमने अपना रास्ता चुना है, एक क्लियर गोल वाला पाथ, प्रोग्रेस का पाथ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा, ये रास्ता लंबा और मुश्किल है, जैसे कि कोई गहरी घाटियां से हमें गुजरना पड़ेगा और बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा, यानी कि लाइफ के स्ट्रगल इतने ज्यादा इंटेंस होंगे। शुरुआत में हम फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी निकलते हैं, फुल एंथुसियाज्म के साथ, लेकिन जैसे ही हम हाइट पर पहुंचते हैं, यानी कि जब हम सक्सेस के पास पहुंचते हैं, तो स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स, लॉस, लोनलीनेस और सफरिंग आ जाती है। ओवरऑल इस पूरे पैसेज में मैथ्यू आर्नोल्ड जो है, दो टाइप की जिंदगी को दिखा रहे हैं। पहली, ऑर्डिनरी लोगों की जो बिना पर्पस के जीते हैं और लोग उन्हें मरने के बाद भूल जाते हैं। दूसरे, चोजन वंस जो कि मीनिंगफुल लाइफ को जीते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उनका एक मॉरल पर्पस होता है। ये जो सेकंड पार्ट है, ये काफी हार्ड होता है, लोनली होता है, पेनफुल होता है, लेकिन यही रियल और नोबल लाइफ है, जैसे पोएट के फादर ने जी थी। आगे स्पीकर बोलते हैं, थंडर क्रशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक,
The cataracts reply, lightning dazzle our eyes. इन लाइनों में पोएट कहते हैं, पोएट जो है एक स्टॉर्म का सीन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। बिजली चमक रही है, थंडर रॉक्स से रॉक्स टकरा रहे हैं जो गूंजते हैं, और वाटरफॉल्स यानी कि कैटरैक्ट्स उसका रिस्पॉन्स देते हैं। लाइटनिंग हमारी आंखों को डेजल करती है, मतलब सिचुएशन क्योटिक और ओवरवेलमिंग है। आगे पोएट कहते हैं, roaring torrents have breached the track, the stream bed descends in the place where the wayfarer once planted his footstep, the spray boils or its borders aloft. यहाँ टॉरेंट्स यानी कि फ्लड पाथ को तोड़ देते हैं, और जो पहले हमारे फुटस्टेप सेफ था, अब वही जगह फ्लड ने ले ली है। स्प्रे जो है वाटर का उछलना यहाँ पे बता रहा है कि पाथ से भरा स्प्रे है, मतलब कि वाटर जो है वो उछले जा रहा है फ्लड की वजह से। पूरा जो रास्ता है वो अनसेफ है और वॉयलेंट हो गया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द अनसीन स्नो बेड्स डिसलॉग देयर हैंगिंग ruin, alas her walk is made in our train, friends who set forth at our side। यानी कि अब स्नो बेड्स जो हैं वो गिरते हैं, उनका वेट और डेंजर फ्रेंड्स को सेपरेट कर देता है। पोएट और उनके जो दोस्त हैं वो ग्रुप में थे जब तबाही हो गई। कुछ लोग जो हैं वो स्टॉर्म में, तूफान में कहीं खो गए हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, फॉल्चर आर लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वी ओनली आर लेफ्ट with frowning foreheads with lips sternly compressed we strain on। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, जो सरवाइव करते हैं उस तूफान में वो पोएट है और उनके कुछ क्लोज कंपेनियंस। फ्रोनिंग फोरहेड्स और कंप्रेस लिप शो करते हैं सीरियसनेस, डिटर्मिनेशन और स्ट्रगल को। वो स्टॉर्म के बीच भी आगे बढ़ते रहे। क्योंकि आगे स्पीकर बोलते हैं, on and at nightfall at last come to the end of our way to the lonely inn mid the rocks। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, फाइनली नाइटफॉल तक स्ट्रगल के बाद वो लोग अपनी जर्नी की एंड तक पहुंचते हैं, एक लोनली इन के पास जो रॉक्स के बीच में है, जहां वो टेम्पररी सेफ्टी और रेस्ट को पाते हैं। दोस्तों, ओवरऑल इस पैसेज में पोएट तूफान को जो है सिंबलाइज कर रहे हैं लाइफ के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस के साथ। वो बोलते हैं कि लाइफ का पाथ डिफिकल्ट, अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस है, बिल्कुल थंडर, टॉरेंट्स और स्नो की तरह। फ्रेंड्स या सपोर्ट सिस्टम कभी कभी खड़े रहते हैं आपके साथ, और कभी कभी वो नहीं होते। वो लोग भी आपके साथ इतने स्ट्रगल्स में खड़े नहीं हो पाते। ट्रू डिटर्मिनेशन और करेज वाले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। इनका जो सिंबल है वो ये है कि लोगों को अचीवमेंट तो मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, क्योंकि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। आगे स्पीकर कहते हैं, वेयर द काउंट एंड टेसिटन होस्ट स्टैंड ऑन द देयर शोर द विंड शेकिंग हिज थाइन white hairs hold his lantern to scan our storm beat figures and ask whom in our party we bring। इन लाइनों में स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं कि जो इनका जो होस्ट है, जो मालिक है, जो पतला सा है, बूढ़ा सा है और चुपचाप खड़ा है। विंड उनके वाइट हेयर को, यानी कि जो होस्ट की वाइट हेयर को हिला रही है। ये सीन स्टॉर्म और हार्श कंडीशन का कंटिन्यूशन है। वो बोलते हैं कि होस्ट अपना लालटेन जो है वो उठाता है और हमारे स्टॉर्म बीटन यानी कि थके हुए चेहरों को देखता है, और वो हमसे पूछता है, तुम्हारे पार्टी में कौन है, कौन कौन सेफ आ गया है। आगे पोएम में वो बोलते हैं, whom we have left in the snow sadly we answer we bring only ourselves, we lost sight of the rest in the storm, hardly ourselves we fought through, striped without friends as we are, friends companion and train, the the avalanche swept from our side। इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं कि पोएट और उनके कंपेनियन जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हम ही बचे हैं, बाकी सब स्टॉर्म में, तूफान में कहीं खो गए हैं। ये लाइन लोनलीनेस और लॉस का पीक मोमेंट है। साथ ही वो बोलते हैं, ये लोग बेयरली सरवाइव करते हैं। स्ट्रिप मतलब वल्नरेबल, एग्जॉस्टिक और अकेला। जो फ्रेंड्स और कंपेनियन स्टॉर्म में साथ थे, वो एवलेंच यानी कि स्नो डिजास्टर ने ले लिए, यानी कि वो लोग उस तूफान में खो गए।
दोस्तों ओवरऑल इस पैसेज में स्पीकर बोलते हैं कि जो स्टॉर्म है और जो स्ट्रगल का जो इमोशन है उसका एक क्लाइमेक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। पोएट और कंपेनियन लाइफ के ट्रायल्स में सरवाइव करते हैं, लेकिन काफी लोग और सपोर्ट सिस्टम कहीं खो जाते हैं। सर्वाइवल के साथ लोनलीनेस और थकान का एलिमेंट भी आता है। ये मेटाफोरिकली लाइफ के हार्ड चैलेंजेस और मोर्टेलिटी का रिफ्लेक्शन है। But thou wouldest not alone be save my father alone, conquer and come to thy goal, leaving the rest in the world. We were weary and we fearful. We in our march fain to drop down and to die. Still thou turnest and still beckonest the trembler and still gavest the weary thy hand. यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि मेरे फादर, तुमने कभी अपने आप को सेफ नहीं रखा बल्कि दूसरों को भी उठाया है, दूसरों की भी मदद की है। जब लोग थक गए, डर गए और मरने को तैयार थे, उन्होंने यानी कि स्पीकर के फादर ने इंकरेज किया ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आगे स्पीकर बोलते हैं, इफ इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टोन माइट हैव बाउंडेड thy feet, toil or dejection have tried thy spirit of that we saw. Nothing to us thou wast still, cheerful and helpful and firm. Therefore to die it was given many to save with thyself, and at the end of thy day, O faithful shepherd, to come, bringing thy sheep in thy hand. यहाँ पे पोएट कहते हैं, इस पूरे पैसेज में वो कह रहे हैं कि लाइफ में हार्डशिप और स्ट्रगल्स के बावजूद उनके फादर हमेशा चेयरफुल और हेल्पफुल और फर्म रहे। इसी वजह से उन्हें इतनी शक्ति दी गई कि वो दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सके, जैसे एक फेथफुल शेफर्ड अपने शीप को सेफ लेता है, बचा के रखता है। दोस्तों नेक्स्ट पैसेज एंड थ्रू से लेकर मैनकाइंड तक, ये मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई है। आपको इस पूरे पैसेज का मतलब समझाती हूँ। या इस पैसेज में पोएट कहते हैं, तुम्हारे थ्रू मुझको यकीन आता है, यानी कि फादर के थ्रू उन्हें यकीन आता है कि पास्ट में भी ऐसे नोबल सोल्स रहे होंगे। ऐसे लोग हीरोइक, गुड और मैनकाइंड के हेल्पर्स थे, जो ऑर्डिनरी, सेल्फिश और पेटी क्राउड से अलग थे, जिनके कारण लाइफ बेरन और हार्श लगती है। यानी कि पहले के टाइम में भी ऐसे महान लोग होंगे जो दूसरों की मदद करते थे और सेल्फिश क्राउड से काफी ज्यादा अलग थे, जो चीजों को मुश्किल बनाते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड और सन शैल आई नॉट कॉल यू, बिकॉज नॉट एज सर्वेंट वी न्यू योर फादर्स इनरमोस्ट माइंड, his who unwillingly sees one of his little ones lost. Yours is the praise if mankind had not as yet in its march fainted and fallen and died. इन लाइनों में स्पीकर बोलते हैं कि ये जो सोल्स हैं ये सिर्फ गॉड के सर्वेंट नहीं होते, बल्कि स्पिरिचुअल चिल्ड्रन भी होते हैं। ये लोग गॉड के माइंड को समझकर और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, और इसी वजह से मैनकाइंड सरवाइव कर पाती है। तो ओवरऑल अब तक हमने समझा है कि जो आर्नल्ड है एक कोर मैसेज है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वो बता रहे हैं कि जो उनके फादर है उन्होंने दूसरों की मदद करी है, वो खुद भी काफी स्ट्रांग थे, चेयरफुल थे, फर्म थे। उनके थ्रू पोएट बिलीव करते हैं कि ऐसी और नोबल सोल्स जो हैं दुनिया में रही होंगी। ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन करते हुए वो बोलते हैं कि हीरोइक सोल्स के जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा होती है। ये पोएम मॉरल गाइडेंस और ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट का एक मेडिटेशन यहाँ पर दिखा रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, सी इन द रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड मार्चेस द होस्ट ऑफ मैनकाइंड, अ फीबल वीविंग लाइन, वेयर आर दे टेंडिंग अ गॉड, मार्शल देम, गिव देम देयर गोल, आह बट द वे इज सो लॉन्ग। इन लाइनों में स्पीकर कहते हैं कि देख, ये ह्यूमन रेस का आर्मी वर्ल्ड के रॉक्स में मार्च कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन फीबल और वीविंग है, मतलब कि ह्यूमन वीक है, अनश्योर है और डायरेक्शन लेस है। पोएट वंडर करते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। गॉड ने उन्हें कोई गोल दिया है और उनको मार्शल किया है, लेकिन पाथ तो बहुत लंबा और ज्यादा मुश्किल है। आगे स्पीकर बोलते हैं, years they have been in the wild, so thus plagued them the rocks rising all around, over all friction divide them their host। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं ह्यूमैनिटी बहुत सालों से वाइल्डरनेस में स्ट्रगल कर रही थी, उन्हें थर्स्ट, डिफिकल्टीज और डाउंटिंग ऑब्स्टेकल यानी कि काफी ज्यादा बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और जो सोसाइटी में डिविजन्स होते हैं, फैक्शंस होते हैं, उसकी वजह से सोसाइटी और ज्यादा कमजोर हो रही थी। आगे स्पीकर बोलते हैं, threatens to break to dissolve our keep
them combine, else of thy merits who fill that army, not one shall arrive. Soul they shall stray in the rocks, stagger for ever in vain. इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि यूनिटी और कॉपरेशन की जरूरत है। अगर होस्ट यानी कि ह्यूमैनिटी यूनाइटेड ना हो तो कोई भी इंसान अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इंडिविजुअल अकेले ही चैलेंजेस का सामना करेंगे तो वो रॉक से यानी कि मुश्किलों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका जो पर्पस है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि विदाउट गाइडेंस जो जिंदगी है वो क्योटिक हो जाती है, डेडली हो जाती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, देन इन सच आर ऑफ नीड ऑफ योर फेंटिंग डिस्पिरिटेड रेस ये लाइक एंजल्स अपीयर रेडियंट विद अडोर्ड डिवाइन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब ह्यूमैनिटी वीक, सेक्रेट और डिमोरलाइज्ड हो तब हीरोज लाइक एंजल्स फिगर जो है वो अपीयर होती है, जो कि रेडियंट और फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी होती है। आगे वो बोलते हैं, beacons of hope ये appear, languor is not in your heart, weakness is not in your word, weariness not on your brow। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं ये जो हीरोज है वो होप ऑफ बिकिन्स है, यानी कि हार्ट में वो वीकनेस नहीं रखते हैं, वर्ड्स में वीकनेस नहीं रखते, फोरहेड पे शिकन नहीं रखते, यानी ये लोग प्योर एनर्जी, करेज और इंस्पिरेशन का सिंबल होते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, ये अ लाइट इन आर व्हेन एट योर वॉइस पैनिक डिस्पेयर फ्ली अवे, ये मूव थ्रू द रैंक्स, रिकॉल द स्ट्रैगलर्स, रिफ्रेश द आउटवर्न। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि ये लीडर्स फ्रंट लाइन में आते हैं और उनके वॉइस से पैनिक और डिस्पेयर भाग जाते हैं। ये फॉलन और एग्जॉस्टिक लोगों को अपलिफ्ट करते हैं और स्ट्रैगलर्स को वापस लेन का काम करते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, प्रेस री इंस्पायर द ब्रीफ ऑर्डर करेज रिटर्न आइज रिकाइंडलिंग एंड प्रेयर्स फॉलो योर स्टेप एस ये गो। यहाँ पे वो बोलते हैं ये हीरोज ब्रेव को इंकरेज और प्रेस करते हैं और ऑर्डर और करेज को रिस्टोर करते हैं। उनके एक्शन से आइस रिकिंडल हो जाती है और प्रेयर्स और डिवोशन उनके पीछे चलती है। आगे वो बोलते हैं, ये फिल्स अप द गैप्स इन आवर फाइल्स, स्ट्रेटन the wavering line, establish and continue our march on to the bound of the waste, on to the city of God। इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं ये हीरोज हमारे ब्रोकन लाइंस को रिस्टोर करते हैं, वीक या वेवरिंग लोगों को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और मार्च को स्टडी रखते हैं। यानी कि जो हमारी लाइफ के पाथ है उसको स्टडी रखते हैं, हमें उन पर चलने के लिए इंकरेज करते हैं, डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंकरेज किया जाता है। और फाइनल लाइन में वो बोलते हैं कि जो फाइनल गोल है सिटी ऑफ गॉड, जहाँ ह्यूमैनिटी का पर्पस सैल्वेशन और डिवाइन गोल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो हर इंसान का जो फाइनल पाथ है वो गॉड है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। इंसान को मुक्ति मिल जाती है जब वो अपना डिवाइन गोल जो है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। दोस्तों ओवरऑल ये पैसेज जो है हीरोज और मॉरल लीडर्स के रोल को हाईलाइट करता है, जो ह्यूमैनिटी को डिस्पेयर, दुखी से, परेशानी से, चैलेंजेस से उठाते हैं, वीक और लॉस्ट लोगों को गाइड करते हैं और मार्च करते हैं, यानी कि उन लोगों को उनके अल्टीमेट पर्पस तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी का जो स्ट्रगल है अब ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायर होगा जब हमें कोई गाइडेंस मिलेगी। ये हीरोज जो हैं जैसे कि स्पीकर के जो फादर हैं और बाकी हीरोइक सोल्स जो हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको मैथ्यू आर्नल्ड के लाइफ और करियर पर फुल वीडियो चाहिए या फिर उनके किसी वर्क के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।